हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो इसको मैंने इसीलिए बचा के रखा था कि इसको डिटेल में अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन यह है कि अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ मैंने इसका पिक्चर बना रखा है, ठीक है, ताकि बनाता तो बीच में थोड़ा टाइम लगता मुझे। तो टाइम क्या लगता, मतलब थोड़ा सा जो है बना के रखने से टाइम सेव होता है। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक है ना। ठीक है ना, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल लिखा है तो मूविंग कॉइल मतलब एक ऐसा कॉइल होता होगा जो मूव करता होगा, ठीक है, इसके। बट गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द माइक्रो वैल्यू ऑफ करंट। ओके, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस डिवाइस का यूज करके हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कितने लेवल तक का करंट, ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है, इसका यूज करके हम माइक्रो लेवल तक का करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आपको बस इतना बोलना है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ करंट अप टू व्हाट वैल्यू ऑफ करंट, देन माइक्रो एम, ठीक है ना, एम्पियर तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितने तरह का होता है, टू टाइप का है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल और सारी चीजें वही एक ही है। दो तरीके का है, एक है सस्पेंडेड, ठीक है ना, एक सस्पेंडेड है और एक पिवोटेड है। यानी कि जो कॉइल है या तो वो लटका होगा ऊपर से किसी चीज के थ्रू, सस्पेंडेड मतलब फ्रीली, और ये पिवोटेड मतलब होगा कि जो कॉइल होगा वो किसी चीज पे फिक्स होगा और उसके अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो दो तरीके का है। तो क्या होता है ये और कितने तरीके का होता है, ये बात जो है वो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर दोनों में कुछ नहीं अंतर है। ये क्या होगा, एक का जो कॉइल है ना, जो फ्रीली टू मूवेबल होता है यानी रोटेट होता है, वो लटका होगा या तो फिर किसी पॉइंट पे क्या हिंज किया गया होगा जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा। ओके, मकसद पूरा होना चाहिए कि उसको रोटेट होना है। ओके, अब बात आती है कि इसके प्रिंसिपल की, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका, देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम कौन सा प्रिंसिपल, अभी इसके पहले जो लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया है लास्ट लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने टार्क सीखा है, ठीक है ना। एम क्रॉस बी करके एक फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने एंड किया था चैप्टर को, ठीक है ना। और इसके बराबर एन आई ए बी, ये कॉन्सेप्ट आया था। क्यों ये पढ़ा था, ये पढ़ने के बाद ही ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका यूज होगा। देखिए, प्रिंसिपल में ये कहता है कि जो कॉइल है, ठीक है, इसमें मैनी नंबर ऑफ टर्न्स है। टर्न्स जो है वो किस चीज के हैं, वो कंडक्टर का है। कंडक्टर में आपने कॉपर यूज किया है और उसको जो है वो एक मेटालिक फ्रेम पे क्या किया गया है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स को लपेट दिया गया है और उसको क्या किया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रख दिया गया है। और उसमें क्या किया गया है, जब करंट फ्लो कराते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है, ठीक। और ये जो टॉर्क मिलता है, टॉर्क टॉर्क कब मिलता है, जब फोर्स मिलता है। ओके, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब इस पे और इस पे काम करते हैं तो ये क्या करता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है। तो जब एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो क्या होगा, रोटेट करने का मतलब है कि टॉर्क मिला। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो रोटेट कर रहा है वो कितना एंगल डिस्प्लेस कर रहा है, थीटा एंगल, ठीक है।
ये जो वैल्यू होती है, और ये क्यों हो रहा है, ये एंगल डिस्प्ले क्यों कर रहा है वो रोटेट करते हुए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क के कारण वो उसको रोटेट करा रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टॉर्क कहाँ से आ रही है? इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होती है वो टोटली आई पे प्रोपोर्शनल होती है, प्रिंसिपल यही कहता है। और आई जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ज्यादा होगा, ठीक है ना। और उतना ही क्या होगा, रोटेशन ज्यादा होगा, और उतना ही रोटेशन ज्यादा होगा तो ये एंगुलर ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वैल्यू ऑफ आई ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहां से ये कहने का मतलब था, प्रिंसिपल में ये बातें जो है वो कही गई हैं, ठीक है। कि क्या है प्रिंसिपल, कि जो कॉइल है वो फ्री टू रोटेट है इन बिटवीन मैग्नेट्स के। अब इसमें क्या होगा, जब हम क्या होंगे, करंट फ्लो कराएंगे या करंट पास करेगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी मिलेगी तो क्या होगा, फोर्स मिलेगा। फोर्स कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो इसको क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ये इसको रोटेट कराएगा अपने एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये फ्री टू मूव, ठीक है ना, मूवेबल है ये फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस है। इसको ऐसा बनाया गया है कि ये फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस, हिंज नहीं किया गया। यानी जब इसको फोर्स मिलेगा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसको रोटेट कराएगा, और रोटेट कराएगा तो रोटेट कराने का मतलब टॉर्क, और टॉर्क मिला तो फिर एंगुलर मूवमेंट मिलेगी, यानी थीटा, और थीटा जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, वैल्यू ऑफ करंट आई, ठीक है या? तो ये एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर, ठीक है ना, कितना मिल रहा है वो डिपेंड करेगा किस पे, वैल्यू ऑफ करंट पे। ओके, तो यही इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद से इसका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। एक मूविंग कॉइल, ठीक है ना, ये कॉइल है मैनी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और बीच में क्या है, ये मेटेलिक फ्रेम है, मेटेलिक फ्रेम आयरन कोर का होता, आयरन का बना होता है। ये जो मैनी नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमने यूज किया है, क्या चीज, कॉपर वायर जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, कॉपर के हैं, और बेस हमने जो है मेटेलिक फ्रेम लिया है। और यहाँ पे जो दो साइड में क्या है, ये मैग्नेट दिए गए हैं। इसको आप देखो, इसका जो ये व्यू है, ये क्या है, साइड व्यू है ये, ठीक है ना, फ्रंट व्यू है। तो इसमें देखो क्या है, ये जो मैग्नेट है वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा होगा। सर्कुलर पर्पजली लिया गया है, सर्कुलर इसलिए किया गया है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या हो, रेडियली हो, रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि ईच एंड एवरी केस में क्या हो, जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कुछ एडजस्ट हो कि जो कॉइल है ना वो रोटेट करते समय उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ईच एंड एवरी टाइम क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। बिकॉज यहाँ पे आप देखिएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी है, तो एम और बी के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टॉर्क उसमें मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो मैग्नेट है वो उसको क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं ताकि इसमें जो फील्ड क्या होगी, अगर मान लो सिंपल ऐसे एक डायरेक्शन में हो और ये इस तरीके से रेडियल ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, ईच एंड एवरी केस में जब ये कॉइल क्या होगा, जैसे मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये क्या होगा, ये ऐसे है, ये फ्री टू रोटेटली है, ऐसे रोटेट करेगा, तो ईच एंड एवरी केस में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका जो एक्सिस होगा वो बदलेगा, ठीक है। तो कुछ इसका जो एक्सिस है वो ईच एंड एवरी केस में क्या हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। अगर हम मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सपोज करो, या ऐसे फ्लो कर रही है, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो या तो उधर आएगा, या तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ऐसे आएगा। लेकिन ये कॉइल ऐसे रोटेट कर जाए तो इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो हम ऐसे निकालेंगे तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमको जो रेडियल फील्ड लाइंस है ना उसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो हमने क्या किया है कि कुछ इस तरीके का एडजस्टमेंट कर रखा है कि रेडियल
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, रेडियल डायरेक्शन में हो। ड्यू टू दिस ये क्या होगा, ईच एंड एवरी केस में जब ये कॉइल रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट, तो उस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, वो ईच एंड एवरी केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल जाएगा। और इन दैट केस इसमें मैक्सिमम टॉर्क मतलब मिलेगा, और उस केस में वो क्या होगा, रोटेट करेगा। अपना काम क्या है इसको कि प्रिंसिपल यही कहता है ना कि अगर इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी, वैल्यू ऑफ करंट हाई है लो है, वो किस बात पे निर्भर करेगा कि एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है वैल्यू ज़्यादा है कि कम है। बात समझ आ रहा है ना। तो प्रिंसिपल यही है, सिंपली करंट फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड आपने बीच में दे रखा है, ठीक है। किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल रेडियल फील्ड है, ठीक है। तो रेडियल फील्ड का पर्पज यही है कि ईच एंड एवरी केस में क्या हो, जो कॉइल रोटेट कर रहा है उसमें फ्लो वाले होने वाली करंट के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई कॉइल उसमें करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा क्या होता है, कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, तो हमेशा याद रखिएगा या तो एक्सिस के या तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या तो इनसाइड होगा, ओके, ऐसे कर्ल करके। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ईच एंड एवरी केस में क्या हो, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जिससे मैक्सिमम टॉर्क मिले। और टॉर्क मिलेगा, अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो मैक्सिमम टॉर्क नहीं मिलेगा, 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल होगा तो टॉर्क मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 0 डिग्री आ गया तो उस केस में हमने इस तरीके का अरेंजमेंट ये लिया गया है जानबूझ के। तो उस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क आपका मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ईच एंड एवरी केस में फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जब ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चारों तरफ, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगी चीज़ें, ये क्या है, यहाँ पे अपर सस्पेंशन है। अपर सस्पेंशन में क्या किया गया, ये जो मटेरियल यूज़ किया गया वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज है मटेरियल, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना। और ये जो मिरर लिया गया है, ये इसमें क्या है, एक्चुअली जो भी रिफ्लेक्शंस आएंगे वो इसको शो करेगा, क्योंकि इस मिरर के साथ अलोंग विथ लैंप एंड स्केल का भी यूज हुआ है, ठीक है ना। ये सिंपल मिरर नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि हम वैल्यू ऑफ रीडिंग्स को देख सकते हैं कि कितनी आ रही है। वो हो गया आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, ये जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें करंट का फ्लो होगा। रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, एक मेटालिक फ्रेम है बेस के तौर पे, जिस पे क्या किया गया है, कॉपर की वाइंडिंग की गई है, ठीक है ना। और दोनों तरफ से क्या लिया गया है, इधर मैग्नेट है। मैग्नेट कैसा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर टाइप से, ठीक है ना। क्यों लिया गया है, ताकि आपको फील्ड कैसा मिले, रेडियल फील्ड मिले। रेडियल फील्ड क्यों जरूरी है, ताकि ईच एंड एवरी केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमको क्या मिले, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिले जब ये रोटेट करें उसको, ताकि मैक्सिमम टॉर्क मिले। और उस केस में ये क्या हो, ताकि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी हो ना, तो मैक्सिमम टॉर्क मिले और वो रोटेट कर जाए, तभी तो हमको मेरा मकसद पूरा होगा कि भाई क्या है, मेजर क्या करना है इसमें, करंट मेजर करना है। बात समझ में आ रहा है। तो यही ना अपना टारगेट है कि जो है ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर कर ले, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है जो नीचे बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्प्रिंग, ठीक है ना, फ्रंट व्यू है, आप ऐसे नीचे से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ये आपका क्या है, कॉइल है, कॉइल पे ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि सॉफ्ट आयरन कोर का अंदर का जो आयरन, जिस मेटेलिक फ्रेम जो लिया गया है उसका जो बेस है वो सॉफ्ट आयरन कोर है। और ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये आपको दिख रहा है। ये सारी चीज़ें नाम बस लिखी हुई है, ये पॉइंटर है जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि स्केल किस पॉइंट पे जाके रुक रहा है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में आप जो पिक्चर में दिख रहा है वही वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये नीचे क्या लगाया गया है, एक लोअर सस्पेंशन जो स्प्रिंग, ये जो रोटेशन है वो स्प्रिंग का ये स्मॉल होगा, ठीक है ना। और ये जो टर्न्स होगा वो बिग होगा, यानी बड़ा होगा। तो ये ऐसा क्यों, स्प्रिंग यहाँ पे क्यों यूज किया है, ताकि ये रोटेट करे तो ये जो टॉर्क है ना, ये एंटी टॉर्क को बैलेंस करे, यानी कि ये एंटी टॉर्क क्रिएट करेगा। टॉर्क यहाँ जो मिलेगा उसका एंटी पार्ट जो है वो ड्यू, ठीक ना, फ्रिक्शन, ये जो स्प्रिंग है वो उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, किसी नट बोल्ट से टाइट किया गया होगा, ठीक है, दूसरे सिरे पे।
तो कंस्ट्रक्शन में आपका ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें इसमें बनी हुई है पिक्चर में, बस वो सब चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 लिखना है कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसमें बनाने में। ओके, अब उसके बाद से वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो सिंपल वही वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सिंपली वही होगा कि जब क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इससे पास हो तो ये क्या है, ये फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस है ये कॉइल, तो ये क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल, क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, जो क्या करेगा, इस कॉइल को अपने एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, जिस एक्सिस के अबाउट ये फ्री टू रोटेट है उस एक्सिस के अबाउट घूम जाएगा, और घूमेगा तो क्या होगा, तो घूमेगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन, मतलब जो है वो ये पॉइंटर लगाया गया होगा वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, मतलब इसके, ठीक है ना, घूमने से जब ये घूमेगा तो इसका जो यहाँ पे एंटी टॉर्क पार्ट जो कौन स्प्रिंग उसको बैलेंस करेगा, ठीक है, और ये जितना ज़्यादा घूमेगा उतना, ठीक है ना, एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा मिलेगा, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा तो उससे हमको ये पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ करंट जो है वो ज़्यादा है कि कम है, जितना वैल्यू ऑफ ये ज़्यादा होगा उतना ही ये वैल्यू ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है सिंपली। उसके बाद से अब देखिए, तो फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ टर्न्स n है और फ्लो होने वाला करंट I है, और जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B है, और हम मान लें कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और B के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो NIAB साइन थीटा, बट इस केस में क्या है, ईच एंड एवरी केस में ड्यू टू रेडियल फील्ड, ईच एंड एवरी केस में मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल कैसा बन रहा है, ठीक है ना, थीटा ऑलवेज 90 डिग्री इन दैट केस। बात समझ में आ रहा है ना, जब ये कॉइल रोटेट करेगा ऐसे ऐसे तो रेडियल फील्ड की वजह से ईच एंड एवरी केस में क्या मिलेगा हमको, क्योंकि अब की बार हमने ये देखो रेडियल फील्ड में क्या, एक तो होता है कि फील्ड आपने एकदम फिक्स कर दी इस डायरेक्शन में, और एक है क्या, ऐसे, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी केस में आपको जो फील्ड वैल्यू है वो ईच एंड एवरी केस में आपको रोटेशन के कारण भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड आपको मिल जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क आपको मिल जा रहा है। लेकिन अगर आपने फिक्स कर दिया कि ये इसी डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू जो है वो किसी पर हमेशा 90 डिग्री मेंटेन नहीं हो पाएगा मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कर दिया गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NIAB, ठीक है ना, सॉरी NIA छूट गया, ठीक है, तो देखिए n क्यों लिख दिया गया, I इंटू ए इंटू बी होता है, m इंटू बी ही होता है, तो m को हम I इंटू, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b होता है ना, यहाँ से शुरू करते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो एम बी हो गया, और एम को क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को आई इंटू ए इंटू बी। अब ये तो करंट फ्लो हो रहा है पूरे नंबर ऑफ टर्न्स में, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या n है तो NIAB, ये हो जाएगा टॉर्क, ठीक है। अब एक चीज और कहा जा रहा है कि ये जो टॉर्क है इसका एंटी टॉर्क कौन बैलेंस कर रहा है, ये स्प्रिंग बैलेंस कर रहा है, ठीक है, तो एक हाँ देखिए, तो जो इसका जो एंटी टॉर्क पार्ट है, ये जो टॉर्क है उसका एंटी टॉर्क पार्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, बैलेंसिंग फोर्स लग रहा है, ये स्प्रिंग लगा रहा है, तो मान लिया गया कि मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है वो थीटा हुआ, ठीक है, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू ली, कुछ नहीं है इसमें, एक इक्विलिब्रियम टॉर्क माना जा रहा है, जो इसका अपोज करेगा उसको ले ही लिया गया है अपने मन से, ठीक है ना, मान लिया गया है कि जो टॉर्क है, ये टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, K इंटू थीटा, ये कुछ नहीं है, ये थीटा वो थीटा है जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है,
तो मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन हुआ, इतना हुआ, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो बैलेंसिंग टॉर्क, ठीक है ना, ये जो टॉर्क है वो इस टॉर्क से बैलेंस हो रहा है, ये टॉर्क जो मिल रहा है ये क्या है, एंटी टॉर्क है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो वैल्यू है इसको हम किस टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा के टर्म में, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू टॉर्क मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो एंगुलर के फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि रोटेशन हो रहा है ना, तो एंगुलर डिफ्लेक्शन इतना हो रहा है। तो के कांस्टेंट, अब ये के टाइम्स कितना हो गया, कितना टाइम्स कितनी बार हुआ, कितना मैक्सिमम वैल्यू हुई उसकी, वो इसके इसको हम इक्वेट कर देंगे। ये क्या है, ये बैलेंसिंग टॉर्क है जो इस टॉर्क को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। तो ये जो जो दोनों वैल्यू है इसको टाउ वन मान लीजिए, इसको टाउ टू, तो टाउ वन जो है वो टाउ टू को बैलेंस करेगा। और यहां से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो एन आई ए बी है जो मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक, और इसके अपोजिट जो एंटी टॉर्क जिसको हम बोल रहे हैं किसके फॉर्म में, एंगुलर डिफ्लेक्शन के, ठीक है ना, फॉर्म में हो रहा है, तो कितना वैल्यू होगा, क्योंकि वो इसी की वजह से हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, क्या गया, ये जो टॉर्क मिलेगा वो एंटी टॉर्क ड्यू टू दिस स्प्रिंग वो बैलेंस कितना करेगा, के थीटा को, क्योंकि जो हम बैलेंस वैल्यू है ना वो किसके फॉर्म में ले रहे हैं, एंगुलर डिफ्लेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल ये टॉर्क मिला, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो काम कर रहा है। अच्छा, ये फ्री टू रोटेट तो है, लेकिन उस यहाँ अपोजिट साइड पे क्या लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये कब तक रोटेट, ये ठीक है ना, ये समझो रोटेट किया, वैल्यू ऑफ करंट हाई है तो ये रोटेट किया, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके ये स्प्रिंग इसको क्या करेगा, कब तक रोटेट किया, वहां पे रुक जाएगा। सपोज करो कम फोर्स लगा, कम वैल्यू, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है, तो क्या लोअर टॉर्क मिला, तो क्या हुआ, थोड़ा सा रोटेशन हुआ, फिर इस स्प्रिंग ने क्या किया, उस वैल्यू को बैलेंस कर लिया, यानी कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, तो वो किस टर्म में बैलेंस किया गया, के इंटू थीटा के टर्म में, ठीक है ना। के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है फॉर स्प्रिंग, ठीक है ना। वो इस बात पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग का कांस्टेंट डिपेंड करता है कि स्प्रिंग की क्या प्रॉपर्टी है कि वो कितने एंगल तक वो रोटेट कर जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इतना मिला, और ये वैल्यू जो है वो इसके एंगुलर डिफ्लेक्शन के बराबर होगी, और एंगुलर डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा के थीटा हमने लिखेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं ना कि कितना नंबर ऑफ, ठीक है, डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो के की वैल्यू है या थीटा की वैल्यू, के तो एक कांस्टेंट वैल्यू है फॉर स्प्रिंग, इसका नाम कुछ दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, टॉरिजिनल कांस्टेंट या कुछ नाम दिया गया है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ सही बात है, के को बोलते हैं टॉरिजिनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, टोरिज, स्पेलिंग में देख लेता हूँ, टॉर्सियोनल, टॉर्सियोनल, टॉर्सियोनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, ये टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क के कार्य ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते मैक्सिमम तब तक रोटेट, देखो कोई भी चीज है अगर हम किसी चीज से अटैच कर रखे हैं, ठीक है ना, इसमें जितना फोर्स लगेगा वो रोटेट करेगा, चाहे इसकी कितनी भी ताकत हो उसको रोकने की, मैक्सिमम फोर्स लगाओगे वो रोटेट करेगा। लेकिन अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स लगेगी तो क्या होगा, इस ये तो ये क्या, ये एंटी टॉर्क दे रहा है ना, और ये यहाँ पे टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क मिलेगा, वैल्यू हाई होगी तो वो ज़्यादा रोटेट करेगा, कम होगी तो ये क्या करेगा, एंटी टॉर्क दे के तुरंत रोक लेगा। अब इसमें ज़्यादा रोटेशन होगा तो ज़्यादा ये क्या करेगा, मतलब एंटी टॉर्क तो वो उसी के बराबर देगा ना, मेरी बात समझना, ठीक है। तो ये एंगुलर डिफ्लेक्शन के फॉर्म में हमने क्या लिखा, एंटी टॉर्क को लिख दिया, और ये टॉर्क वैल्यू दिस टॉर्क इज इक्वल टू दिस टॉर्क, और यहाँ से ये के क्या है, के प्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ये एंटी टॉर्क जनरेट किसके थ्रू हो रहा है, ये स्प्रिंग के थ्रू हो रहा है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉरिजिनल कांस्टेंट, ठीक है ना, से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि कोई, ठीक है ना, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो किसी चीज का अपोज करे, ठीक है ना, उससे अगर कोई चीज अटैच है तो वो अगर रोटेट कर रहा है तो वो उसके रोटेशन को क्या कर रहा है,
अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टॉर्जनल कांस्टेंट बोला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो एन आई ए बी के थीटा को बैलेंस करेगा, तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन आई बी अपॉन में के, ठीक है ना, आई को इधर कर लो, एन बी अपॉन में के, एन ए बी अपॉन में के, और ब्रैकेट में आई कर लो। अब ये थीटा प्रोपोर्शनल टू यहाँ से दिख रहा है आई, जहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू हो गई वो एन ए बी अपॉन में के हो गई। बात समझ में आ रहा है ना? यही था हमको करना था, प्रिंसिपल देखिए यही था, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। थीटा मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन, और आई क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। ये वैल्यू ऑफ करंट जितनी हाई होगी उतना एंगुलर डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा, और यही चीज़ हमको प्रिंसिपल यही कहता है, और यही बात हमको प्रूफ करनी थी। प्रूफ कितना आसान है इसका, सिंपल, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो टॉर्क मिलेगा, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। टॉर्क मैक्सिमम क्या होता है, एम क्रॉस बी से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, एम बी आई ए बी, और नंबर ऑफ टर्न्स यानी तो एन आई ए बी। ये वैल्यू जो है वो एंटी टॉर्क कौन देगा, आपका स्प्रिंग देगा। स्प्रिंग की जो ओरिजिनल कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, के है। अच्छा, तो के जो और एंटी टॉर्क किस फॉर्म में होगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन के फॉर्म में होगा, तो के टाइम्स जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो वैल्यू जो है वो एंटी टॉर्क की वैल्यू हो गई, जो कि प्रेजेंट करेगा टॉर्क कितना मैक्सिमम है उसको बैलेंस करेगा। इस वैल्यू से हमने क्या निकाल लिया, थीटा और आई में रिलेशन निकाल लिया। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और ये टॉर्जनल कांस्टेंट जो स्प्रिंग आपने यूज़ किया वो वेरिएबल तो है नहीं, वो एक ही स्प्रिंग जो आपने यूज़ किया उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी टॉर्जनल कांस्टेंट की, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आई आ गया। यही हमको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। इसके बाद से ये तो हो गया प्रिंसिपल स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो कि लाना था वो आ गया। इसके बाद से एक पॉइंट है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी जो है, इस फॉर्मूले से हम आएंगे, तो करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी यहाँ से थीटा अपॉन आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, एंगुलर डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू करंट एन ए बी अपॉन में के, दिस इज वैल्यू इज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। और एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो कुछ नहीं करना है, थीटा अपॉन में वी कर देना है, ठीक है। तो थीटा अपॉन में वी हो जाएगा एन ए बी, ठीक है, बाई वी इंटू के, ठीक है। जैसे यहाँ थीटा अपॉन आई क्या है, एन ए बी बाई के है, तो थीटा अपॉन बी क्या हो जाएगा, इस आई को उधर भेज दीजिए, आप करेक्ट है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एन ए बी इंटू आई अपॉन में के, और थीटा अपॉन बी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे करंट सेंसिटिविटी को थीटा अपॉन आई लिख रहे हैं, इसी तरह से थीटा अपॉन वी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ आई, ये समझ में आ रहा है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, आई को उधर भेजिए, एन ए बी इंटू आई अपॉन में के, और थीटा अपॉन बी क्या होगा, जब यहाँ भी किए ना यहाँ पे भी। अब आई बाई वी क्या होगा, या आई को नीचे लेते आओ, आई को नीचे ले आओगे तो क्या लिखोगे, बी के नीचे लेते आओ, वी बाई आई इंटू के, और वी बाई आई क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए बी, ये आर लिख दो, इंटू के लिख दो, यानी थीटा अपॉन बी जो हो गया वो फार्मूला हो गया एन पी बाई आर इंटू के, और ये आर क्या है, वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, करंट सेंसिटिविटी पूछा जाएगा तो थीटा अपॉन आई, और वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब थीटा अपॉन वी।
थीटा मीन्स एंगुलर डिफ्लेक्शन रिस्पेक्ट टू करंट, एंगुलर डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वोल्टेज। ठीक है, कि कितना हुआ एंगुलर डिफ्लेक्शन एंड करंट फ्लोइंग, और जब आपने सप्लाई वोल्टेज लगाया तो कितना हुआ। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से देखिए एप्लीकेशन है गैल्वेनोमीटर के। हमको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है ना, कन्वर्जन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस ये Rg है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना है, Rg है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है, एमीटर में। तो हम क्या करेंगे, देखो एमीटर क्या, एमीटर इज अ डिवाइस विच यूज फॉर मेजर द ओनली वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है ना, एमीटर में करना है। तो एमीटर में करने के लिए, ठीक है ना, इज यूज फॉर मेजर मेजर द, एमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करना। अब कोई डिवाइस है, अगर करंट हम कह रहे हैं कि ये डिवाइस केवल करंट मेजर करता है, तो करंट मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि और कुछ नहीं है। तो यानी कि बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी हो तो वो मेजर कर ले। तो ऐसा कब होगा, जब हम जरा फॉर्मूला देखेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो I बराबर क्या होगा यहाँ से, V बटे आर। अब अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस वैल्यू लो हो, तो रेजिस्टेंस वैल्यू अगर लो होती है तो करंट क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, यानी कि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी अगर किसी चीज के थ्रू फ्लो हो रही है, अगर उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू लो है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस वैल्यू हाई है तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट का फ्लो अगर उससे होगा, तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, अब ठीक है ना, फ्लो को अपोज करना। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को वो नहीं बताएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हमको गिराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर गिराना पड़ेगा, यानी रेजिस्टेंस को लो करना पड़ेगा, तो वो कौन सा केस होता है कि रेजिस्टेंस जब लो कर दे। तो रेजिस्टेंस लो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप बताइए कि सीरीज केस में रेजिस्टेंस लो होती है कि पैरेलल केस में। सीरीज में R बराबर होता है R1 प्लस R2, यानी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और पैरेलल में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1। अगर दो रेजिस्टेंस है तो पैरेलल, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट जो है पैरेलल में घटता है और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सीरीज में बढ़ता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा डिवाइस तैयार कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझिए गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाने का मतलब है कि हमको करंट मेजर करना है। करंट मेजर करने का मतलब है कि अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी मेजर करना है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लो हो तभी तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी अगर उससे पास होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि जितना लो रेजिस्टेंस उतना हाई करंट। ठीक है ना, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस वेरी लो हो जाए किसी चीज़ का तो उसके थ्रू स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी पास होगी तो वो पता चल जाएगा, यानी रेजिस्टेंस को कम करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में आने के लिए हमको जो रेजिस्टेंस या जो, ठीक है ना, वैल्यू जोड़नी होगी
वो क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को पैरेलल में, यानी कि एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको भूले नहीं। ये क्या है, आरजी, ये गैल्वेनोमीटर, और इसके क्रॉस हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। अब ये जो डिवाइस हो गया वो एमीटर हो गया। अब पूछिए क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि जब हम इसके क्रॉस ये शंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत लो होती है, ठीक है, और लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में लगा रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट को और लो कर देगा। आपको दिखाएं, देखिए, अगर ये मान लीजिए ये 20 है और ये 1 है, तो 1 बाई, इक्विवेलेंट निकालिए, 1/20 प्लस 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस इसको लिखिए 20/20, कितना हो गया 21/20, 1/r, तो r बराबर कितना हो गया 20/20, और कम हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 था और ये 20 था, और इक्विवेलेंट कितना आया 20/21, 1 से भी कम आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को ले आके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में डाल दें तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, चाहे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना भी ज्यादा हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर घट जाएगा तो वैल्यू ऑफ करंट हमको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ऐसे समझिए, याद करने के लिए कि एमीटर से करंट ही मेजर करना है तो वही नाम मकसद पूरा हो तो क्या होगा, यानी कि हमारा जो टारगेट है करंट मेजर करने का वो हमारा फुलफिल कब हो रहा है, जब हम एमीटर में पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं। और पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ने से क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट का जो रेजिस्टेंस है वो इन पैरेलल में क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, कम आता है। तो उस केस में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लो हो जाएगी तो क्या होगा, करंट मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ये इसमें क्या होगा, करंट जब दोनों में पैरेलल हो, दोनों ये क्या है शंट, इसके पैरेलल है, तो इसमें जो वोल्टेज होगा वही इसमें वोल्टेज होगा। लेकिन अगर करंट को बोला जाए किससे पास करोगे तो वो इस रास्ते को जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, लो है। तो जहां स्मॉल रेजिस्टेंस दिखता है करंट उसी पाथ को क्या करता है, फ्लो करता है, क्योंकि ये जो ज्यादा रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, अपोज करेगा उसके फ्लो को, तो वो इस रास्ते से होके पास कर जाएगा क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में सेम है, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए था, लेकिन हमको ये समझाना था कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर से एमीटर में आना है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के कनेक्ट करना होगा, जिससे क्या होगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चाहे गैल्वेनोमीटर का कितना भी हाई रेजिस्टेंस हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, एकदम से शंट रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डाउन, करंट इजिली मिल जाएगा। समझाने के लिए ये चीज, ठीक है। तो ये याद हो गया, वोल्ट मीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्या करना है, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आया, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर से, सॉरी गैल्वेनोमीटर से एमीटर में। अब इसी का उल्टा करते हैं, अब हमको क्या करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में आना है। तो देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, इसको वोल्ट मीटर में लाना है। वोल्ट मीटर V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है ना, इज यूज फॉर मेजर वोल्टेज, ठीक है ना, अक्रॉस सर्किट, यानी सर्किट के क्रॉस वोल्टेज मेजर करने का काम वोल्ट मीटर करेगा। अब यहां से देखिए V प्रोपोर्शनल टू, सॉरी V बराबर आई आर होता है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है,
तो हम क्या करें, हमको वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है। तो अब वोल्टेज मेजर करने के लिए, अब देखिए सीरीज में अगर करंट सेम होता है तो हम क्या करें, वोल्टेज वैल्यू, स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी हो तो कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ऐसे समझो, अगर वोल्ट मीटर है, अगर ये वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज मापना, अगर ये स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज को नहीं माप पा रहा है तो ये डिवाइस हम ये समझते हैं कि मतलब क्या है, किस काम का हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम ये समझाने का तरीका है, कहने का मतलब यह है कि वोल्ट मीटर अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज को भी मेजर कर लें, मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिलना चाहिए। और वोल्टेज ड्रॉप कब मिलेगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मान लो ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस क्या होगा, मिल जाएगा। यानी कि अगर अगर हमको गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में आना है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी अगर फ्लो हो और वोल्टेज ड्रॉप मिल जाए, तो उसके लिए आर को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना, हाई अगर ज़्यादा मिले, देन आर वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। इस केस में आर वैल्यू को, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ मिले, अगर थोड़ा भी करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ जरूर मिले, तो वो तभी तो वो बताएगा कि वोल्टेज है इतना। तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ पाने के लिए, अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट सर्किट के थ्रू फ्लो हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि V बराबर आई इंटू आर, ऐसा समझिए। तो आर को बढ़ाने के लिए आर बराबर R1 प्लस R2, दो चीजें हैं, एक सीरीज और एक 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल। तो ये तो डिस्कार्ड कर दो क्योंकि ये इक्विवेलेंट को घटाता है, हमको आर को बढ़ाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो गैल्वेनोमीटर है, इसी के सीरीज में क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस लगा दो आरवी नाम का, ठीक है, चाहे जो नाम दे दो, चाहे आर ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या किया, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कनेक्ट इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। समझ में आया, यानी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर दें गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, तो क्या होगा, अगर थोड़ी सी भी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी इसके क्रॉस फ्लो होगी तो ये क्या करेगा, लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप देगा, ठीक है। यानी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए भी कुछ ना कुछ ये वोल्टेज ड्रॉप दे रहा है, और कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप देगा, तो वोल्ट मीटर डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। इसका मतलब मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप ये बताएगा, जब लार्ज वैल्यू ऑफ क्या होगी, रेजिस्टेंस कनेक्टिंग अक्रॉस द, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में, कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है। पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे, जब एमीटर में जाना होगा। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है, तो उसके लिए करंट बराबर आई बराबर V बटे आर, आर वैल्यू लो, आई वैल्यू हाई, तो आई कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उस केस में पैरेलल में, इस केस में सीरीज। ये समझाने का तरीका है कि आपको याद रहे कि कब सीरीज में करेंगे हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और कब पैरेलल में करेंगे लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एमीटर के केस में रटना नहीं है दिमाग में, जैसे ही याद आए गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाना है, तुरंत आई याद करिए, आई याद करिए। एमीटर आई मेजर करता है, आई बराबर V बटे आर, इनवर्स प्रोपोर्शनल में मतलब आर को, ठीक है ना, अगर घटा दें तो आई बढ़ जाएगा। आर को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता कब है, जब पैरेलल में होता है। तो एक शंट रेजिस्टेंस, शंट का मतलब ये होता है लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और इक्विवेलेंट को कम कर देगा, आई आपको मिलेगा हाई। आई हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एमीटर का मतलब है केवल करंट मेजर करना।
वोल्ट मीटर में तुरंत V बराबर आई आर लिखना, ठीक है ना। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए तुरंत दिमाग में लगाना कि वोल्टेज ड्रॉप कब ज़्यादा मिलेगा, जब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी। बस तुरंत समझ में आ जाएगा। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो और वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में और लो, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में और हाई रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गया। तो ये इतना काम था। और बाकी इसमें मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल में आपका वही थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, ये ठीक है ना। आपको जब भी बोले ये वर्किंग प्रिंसिपल में आएगा, ये वैल्यू को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। किस दो टार्क को बैलेंस करा के, एक टार्क जो इसमें मिल रहा है और एक टार्क जो है ड्यू टू स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में एंगुलर डिफ्लेक्शन के फॉर्म में, दोनों को बैलेंस करा के ये वैल्यू, ठीक है ना, आ जाएगी। उसके बाद से 2 पॉइंट था, करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन वी। फिर इसमें क्या था, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्जन। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे। ऑप्शन में दे देगा हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के केस में क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों, क्योंकि हमको लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस को ज़्यादा लेके सीरीज में डाल दो और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में लेके लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो किसी के पैरेलल में, और वैल्यू लो हो जाएगी, करेक्ट। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो भी अनसॉल्व या जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल जो बचे होंगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।